गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला लेक्चर, जो कि फोकस है ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दैट इज लेक्चर नंबर 1.1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर, फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक इस तरीके की मशीन है जो कि वाइडली यूज होती है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में। आज जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर से ही आ रही है। बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जनरेशन जो होता है जनरली इट इज बेसिकली अराउंड 11 किलो वोल्ट, और इसको ट्रांसमिट किया जाता है इस वोल्टेज को, जो कि 11 से फॉर एग्जांपल 220 किलो वोल्ट, मे बी 440 किलो वोल्ट, मे बी 730 किलो वोल्ट, और इससे भी ज़्यादा। और फिर इसको जब ट्रांसमिट करके ये घरों में आती है तो इसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है यूजिंग दी ट्रांसफार्मर। इट इज 11 किलो वोल्ट। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। क्या होता है, जनरेशन 11 केवी पे हुआ, इसको ट्रांसफर कर दिया अपन ने मोर देन द 11 केवी, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन वी कैन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक तरह की ऐसी मशीन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव से इतना सा होता है, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो इस तरीके का प्रिंसिपल होता है, और आज के लेक्चर में हमको समझना है कि ये वोल्टेज को किस तरीके से एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ट्रांसफर करती है। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट के बारे में कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरीके एक कोर होता है, इसको अपन बोलते हैं आयरन कोर, लाइक दिस। दिस वी आर कॉलिंग एज आयरन कोर। इसका अगर 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, लाइक दिस। ठीक। इस ट्रांसफार्मर के दो साइड होती हैं, एक होती है प्राइमरी साइड लाइक दिस, जिसमें मैंने वाइंडिंग प्लेस की हुई है, और ट्रांसफार्मर की होती है दूसरी साइड, दैट वी आर कॉलिंग ए सेकेंडरी साइड, लाइक दिस। तो इस साइड को आप बोलते हैं बेसिकली प्राइमरी साइड, और इस वाइंडिंग को आप बोलते हैं बेसिकली सेकेंडरी साइड। और दोनों साइड के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, देयर इज ए नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, सो वी कैन से ट्रांसफार्मर हैविंग एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए होता क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई लगाते हैं अल्टरनेटिंग, लेट सपोज दिस वोल्टेज इज हैविंग V1, और इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा I1। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस करंट का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई कोर है, कोई भी कोर है, इस कोर में अगर आप कोई वायर प्लेस कर देते हैं लाइक दिस, दिस इज द वायर व्हिच वी आर प्लेसिंग इन द कोर, और इस कोर में आप करंट अगर पास करते हैं, इस वायर के नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका इंडक्टर L है, एज पर द फॉर्मूला n phi इज इक्वल्स टू L इंटू I। फ्लक्स बेसिकली फंक्शन होता है करंट का। किसी भी वायर में आप करंट पास करते हैं, वो करंट या तो AC हो या DC हो, तो वो अपने कॉइल के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे ट्रांसफार्मर के कोर में। प्राइमरी साइड में हमने वायर प्लेस किया हुआ है, कॉइल प्लेस की हुई है, उस कॉइल में करंट पास कर रहे हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट जो कि कॉइल में जाएगा, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए N1 है, तो इस कोर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप अगर राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे, दिस इज द जो जो करंट का डायरेक्शन है वो पाम को इंडिकेट करेगा, और जो जो थंब का डायरेक्शन है बेसिकली वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन। तो इस तरीके से फ्लक्स होगा इस, जो कि इस प्राइमरी कॉइल में करंट के जाने से जनरेट होगा, लाइक दिस, और अपना ये पाथ एक फॉलो करेगा लाइक दिस। अब बेसिकली जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, ये क्या करता है जिस कारण से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो अपने को समझना है। होता ये है कि वोल्टेज जो आपने लगाया हुआ है प्राइमरी में, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इससे जनरेट होगा अल्टरनेटिंग करंट लाइक दिस। और हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था किसी भी कॉइल में
अगर करंट पास करते हैं तो उससे जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस करंट से जनरेट होगा एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइक दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो ऑल्टरनेटिंग है। इसका मतलब है कि हर इंटरवल पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे फ्लक्स कुछ और था, इस पॉइंट पे फ्लक्स का मैग्नेट कुछ और होगा, तो देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स दैट वी आर कॉलिंग इज ए डी फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल में या कंडक्टर में अगर समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स अगर चेंज होता है तो एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E is equals to minus n d phi upon dt, there will be an induced EMF generated in the coil। किसी भी कॉइल में अगर जो फ्लक्स है, अगर ये ऑल्टरनेटिंग है, मतलब ये चेंजिंग है, इस कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो रहा है, अब क्योंकि सप्लाई अपन ने एसी लगा रखी है तो इट विल जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग, वी आर कॉलिंग एज E1। so E1 we can say it is nothing but it is the induced EMF which is generated because of the change in flux in the primary winding। ठीक, तो अपने पास E1 आ गया, ये फ्लक्स कोर में जाएगा, कोर के पास उसने देखा कि सेकेंडरी में एक कॉइल और रखी हुई है, सेकेंडरी में ये फ्लक्स का चेंज होगा बिकॉज फ्लक्स इज ऑल्टरनेटिंग, देन देयर विल बी अनदर इंड्यूस्ड ईएमएफ वी आर कॉलिंग एज ए ई। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने केवल सप्लाई वोल्टेज लगाया V1, उससे करंट बना I1, फिर उससे फ्लक्स का चेंज हुआ d5/dt। उसके बाद एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर इज ए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग व्हिच वी आर कॉलिंग एज E1। वो फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा, देन वी आर हैविंग E2। तो E1 से E2 तक अपन मूव कर गए, यानी कि E1 से ईएमएफ जनरेट हुआ और वो E2 तक पहुंच गया, बट इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर is a machine which can transfer the energy इस फॉर्म से दूसरे इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी ले जा रहा है, इट कैन ट्रांसफर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो E2 का जो फॉर्मूला आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, इट इज शुड बी ऑफ -N2 d5/dt। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है आपके ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन का। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इसका ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन। यू कैन से ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन जो है वो हर मशीन में यूज होगी। अभी आप ट्रांसफार्मर में सीख रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप इंडक्शन में सीखेंगे और डीसी मशीन और अदर सिंक्रोनस मशीन में भी सीखेंगे। तो जी हमने सीखा था कि फ्लक्स बेसिकली इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द साइन, इट इज ए चेंज इन फ्लक्स, वी कैन से इट इज लेट अस अज्यूम इट इज phi m sin omega t। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, मैं अगर E1 की बात करूं तो इट इज माइनस ऑफ E1 N1, इट इज d5/dt ऑफ वी कैन से इट इज phi m ऑफ sin omega t। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है। हमने E1 को सॉल्व किया तो इट इज -E1 d5/dt, phi m becomes constant, the d by dt of sine becomes cos, it is the integral of t, so omega is again taken outside, omega भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो E1 किस तरह का फंक्शन आ गया, इट इज ऑफ -N1 phi m, it is omega of we can say cos omega t like this। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन E1 should be is equals to माइनस नॉट माइनस, इसको लिख लीजिए, मान लीजिए इट इज Im phi ओमेगा, इट इज साइन ओमेगा टी -90। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी और -90 होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो माइनस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी कैन से E1 इज ए फंक्शन ऑफ Em, वी आर हैविंग द साइन ओमेगा टी -90। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन नंबर मैं 1 मानूं, ये इक्वेशन नंबर 1 ईएमएफ इंड्यूस E1 के लिए थी, सिमिलरली जो E2 की इक्वेशन आएगी वो आएगी इट इज हैविंग N2, बाकी सब सेम है क्योंकि ये फ्लक्स सेम है, ये फ्रीक्वेंसी सेम है, इट इज हैविंग द साइन ऑफ ओमेगा टी -90 से इक्वेशन नंबर 2। तो दो तरीके की इक्वेशन आपके सामने आ गई है, एक फ्लक्स की इक्वेशन है जो कि एज ए फंक्शन ऑफ साइन वेव और इससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। दूसरा जब E1 निकाला तो इट इज N1 पाई m ओमेगा साइन ओमेगा टी -90 और E2 आ गया N2 पाई m ओमेगा साइन ओमेगा टी -90। अगर इसको मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 1 और
उस इक्वेशन को, तो वी कैन से इट इज 5m sin ओमेगा टी, और अगर मैं E1 को बोलूँ तो इट इज ऑफ बेसिकली EM sin ओमेगा टी माइनस 90। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो हम एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ईएमएफ के इक्वेशन में देयर विल बी ए फेज डिले, देयर विल बी ए फेज डिले, एक फेज डिले आ रहा है, दिस इज फेज डिले कितने एंगल का, -90। माइनस ये शो करता है कि ईएमएफ लैग्स बिहाइंड बाय द फ्लक्स बाय एंगल 90, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड फ्लक्स बाय एंगल 90। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं सेट करते हुए इसका ड्रॉ करता हूँ फेजर, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट अस अज्यूम दिस इज द फ्लक्स, और इस फ्लक्स हैविंग को मैंने रेफरेंस माना है बिकॉज इट इज एंगल 0, और इस फ्लक्स से ईएमएफ जो है बेसिकली लैग्स बिहाइंड, लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90, दिस इज E1। सिमिलरली अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 में भी आपने देखा था, क्योंकि E2 जो है वो इसी फ्लक्स से जनरेट हुआ है, तो E2 में भी एंगल का 90 डिग्री का फेज डिले आता है। तो E1 और E2 दोनों ही बेसिकली इस फ्लक्स से लैग करेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज लैग्स बिहाइंड बाय एंगल 90, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग में रखिएगा, आगे यूज होगा। ये तो बेसिक हुआ फेजर। अब बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की। तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया था कि E इज इक्वल टू कितना निकला था, E1 और E2 इट इज बेसिकली इट इज ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस 90। हमेशा ईएमएफ इक्वेशन या ट्रांसफार्मर पे जो रेटिंग दी होती है बेसिकली इट इज आरएमएस क्वांटिटी, सो इसलिए हम इसका आरएमएस निकालेंगे। तो ई आरएमएस इज इक्वल टू बेसिकली E1 आरएमएस, बेटर टू से E1 आरएमएस, इट इज बेसिकली EM बाय रूट 2। EM हमें निकाला था, इट इज बेसिकली N1 ऑफ 5M, it is omega divided by root 2. It is we are having the N1 phi m 2 pi f divided by root 2. It is root 2 pi f pi m N1. This is the basic formula. This is the actual formula of the induced EMF in the primary winding. Like this, it is root 2 pi f phi m N1. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ की, जो कि आरएमएस क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, इट इज रूट 2 पाई एफ पाई एम, इट इज N2। So these are the two basic equations that we have to keep in our mind। हमें को याद रखना है कि इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर के लिए रूट 2 पाई एफ पाई एम N1 इज द एक्चुअल इक्वेशन। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, इसमें दो क्वांटिटी, इसमें एक क्वांटिटी ऐसी है जो कि वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न घटाते हैं या बढ़ाते हैं, अपन इंड्यूस ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन टेक द रेशियो ऑफ E2 बाय E1 should be is equals to it is N2 by N1 which we are calling as a K। तो K का आपने क्या दे दिया नाम, दिस K बेसिकली कॉल्ड एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज इन टर्म ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट हैविंग ए रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। अगर जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां पे ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट से ट्रांसफार्मर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका हम नाम देते हैं बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंडली वी आर कॉलिंग एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जी स्टेप अप में क्या होता है कि जैसे कि स्टेप अप, मान लीजिए स्टेप अप मतलब होता है कि आपने 110 वोल्ट इनपुट दिया और आउटपुट में आपको 220 वोल्ट मिला। तो बेसिकली इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 देन वी कैन से E2 इज ग्रेटर देन E1। स्टेप डाउन मतलब होता है, लेट अस सपोज हमने यहाँ 220 वोल्ट दिया, आउटपुट में हमको 110 वोल्ट मिला, दैट मीन्स N1 इज ग्रेटर देन N2, सो E1 इज ग्रेटर देन E2। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के बारे में हमने सीखा। तो फ्रेंड्स मुझे समझ में लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू ट्रांसफर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और सप्लाई अल्टरनेटिंग होती है जिससे करंट अल्टरनेटिंग बनता है
और कोई भी करंट कॉइल में जाता है, इट विल जनरेट ए मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स इज ऑल्टरनेटिंग एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, d phi upon dt gives you a induced EMF in the primary winding। सिमिलरली वही फ्लक्स जो यहाँ मूव कर रहा था वो सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी में एक कॉइल रखी हुई है, वहां भी एक फ्लक्स का चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ E2। तो ये पूरी कहानी हमने अभी तक यहाँ पे सीखी थी। नेक्स्ट हमने सीखा था कि जनरल ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन। देखिए बेसिकली हम जानते हैं कि जो फ्लक्स है वो अपने एज्यूम किया इट इज ए साइन वेव क्वांटिटी, और डी फाई अपॉन डी टी अगर निकालते हैं तो इसका रिलेशन निकल के आता है लाइक दिस इज द रिलेशन। सिमिलरली सेकेंडरी के लिए ये रिलेशन आएगा। अब थोड़ा सा और इसके डीप में जाते हैं तो हमने सीखा कि बेसिकली फ्लक्स जो होता है और ईएमएफ जो होता है, इसमें अगर आप फेज डिले निकालें या इसमें फेजर एंगल निकालें तो देयर विल बी 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट इन दी इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स फाई एम साइन ओमेगा टी। तो फ्लक्स से हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी मशीन के लिए लैग्स करता है बाय एंगल 90 डिग्री। और जब अपन ने इसको ईएमएफ इक्वेशन निकाली तो इट इज ऑलवेज बिन ए RMS quantity, so we can take ERMS is equals to EM by root 2. EM is basically nothing but it is N1 phi m omega upon root 2, N1 phi m 2 pi f upon root 2, omega is 2 pi f, and by solving it, it is root 2 pi f phi m N1. Similarly, E2 having the N2 and E1 having the N1. So basically, EMF equations के अंदर नंबर ऑफ टर्न ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि इंड्यूस EMF के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करते हैं, but flux or frequency it is always a constant. So by dividing this equation, let us suppose 3 and 4, we can get 4 by 3, it is E2 by E1 is equals to N2 by N1 is equals to K, and K is called transformer ratio constant. So at result we can conclude that, हम conclusion की बात करते हैं तो induced EMF number of turns पे depend करता है, और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वहाँ वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसी कंसेप्ट से ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया है दो पार्ट में, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप हैविंग N2 is greater than N1 and step down having N1 is greater than N2। so this is the बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन ऑन लोड। लोड लगाने पर ट्रांसफार्मर किस तरीके से बिहेव करता है और लोड का करंट से क्या रिलेशन है, ये अपनों को नेक्स्ट क्लास में सीखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर लाइक होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी वेबसाइट से जुड़े रहिए जहां मैं आपको और भी बेहतरीन वीडियोस प्लस क्विजेस सॉल्व करने के लिए दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।